हे एवरीवन, I'm अभिषेक गौरव फ्रॉम IIT BHU। तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ द पोर्टुगीज इन इंडिया और इसमें भी इसका सब टॉपिक है द क्वेस्ट फॉर एंड डिस्कवरी ऑफ ए सी रूट टू इंडिया। तो जैसा कि आप जान रहे होंगे कि वास्को ड गामा ने यूरोप से इंडिया तक के सी रूट की डिस्कवरी 1498 में करी थी। तो हम सबके मन में ये प्रश्न आता है कि क्या इसके पहले यूरोपियंस और इंडियंस के बीच ट्रेड नहीं होता था, यानी इसके पहले और कोई दूसरा सी रूट भी नहीं था जिसके थ्रू वो लोग ट्रेड किया करते थे या फिर इंडिया तक पहुंच पाते थे यूरोपियंस समुद्री यात्रा करके। तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या रीज़न रहा कि उन्हें दूसरा एक नया सी रूट ढूंढना पड़ा, और अगर सी रूट था भी तो वो कैसा था, क्या था, और भी कोई लैंड रूट भी था क्या। तो उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें इसे समझने की तो हमें थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। तो ये बात है रोमन एम्पायर के टाइम की। तो अब मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ अभी। ये जो आप मैप देख रहे हो ये मैप है रोमन एम्पायर का। यानी ये जो रोमन एम्पायर था वो अगर हम इधर देखें यूरोप के निचली भाग में, और ये जो यहाँ पे अगर देखें तो ये है अपना यूरोप का निचली भाग। ये जो पोर्शन है वो यूरोप का निचला पोर्शन है, और इधर जो है वो अफ्रीका का ऊपरी भाग है। तो इस जगह पे रोमन एम्पायर का कंट्रोल था, यानी रोमन एम्पायर यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक पावरफुल एम्पायर था जिनका कंट्रोल था इन सभी जगहों पे। तो अगर इसको मैप में देख ले, अगर यूरोप के मैप में, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन पे यहाँ पे रोमन एम्पायर का कंट्रोल था। अगर बात करें तो ये जो भी पोर्शन आपको दिख रहा है, यानी ये जो इजिप्ट था, यहाँ पे हम बात करेंगे मेजरली हमारा फोकस रहेगा इजिप्ट पे, जो कि यहाँ पे है इजिप्ट। तो इस इजिप्ट पे भी रोमन एम्पायर का कंट्रोल था। अब हुआ क्या कि ये धीरे धीरे ये जो रोमन एम्पायर था, ये आपको जो रोमन एम्पायर यहाँ पे मैंने दिखाया, धीरे धीरे करके रोमन एम्पायर दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो कि आपको इस वाले पोर्शन में दिख रहा है, दूसरा ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो कि ये पोर्शन है। तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर तो धीरे धीरे करके खत्म ही हो रहा था, मतलब वो खत्म होते जा रहा था धीरे धीरे करके अगर बात करें तो। लेकिन ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो था वो बाइजेंटीन एम्पायर के नाम से मतलब अभी भी चल रहा था, अभी भी इन द सेंस मतलब लगभग 1453 तक वो चला था। तो अगर मैं आपको बाइजेंटीन एम्पायर को दिखाऊं तो ये बाइजेंटीन एम्पायर का मैप रहा। यानी ये जो भी आपको रेड लाइन के अंडर जो भी आपको मतलब दिख रहा है पोर्शन, ये कभी ना कभी रोमन एम्पायर के कंट्रोल में रहा ही है। तो ये जो मैप है आपका अभी का, ये एक तो है मतलब ये 527 से लेके 665 तक का अगर हम बात करें इतना एडी तक में, तो ये जो इस लाइन के अंडर जो भी एरिया है वो रोमन एम्पायर के कंट्रोल में रहा है इस टाइम पे। बट धीरे धीरे रोमन एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था, और ये जो बाइजेंटीन एम्पायर था वो लगभग 1020 एडी के आसपास में मतलब कुछ इतना पोर्शन में ही सिमट के रह गया। फिर धीरे धीरे 1360 ईस्वी तक में अगर देखें तो ये कुछ बस इतना ही पोर्शन में रह गया था ये रोमन एम्पायर। तो इस तरह से रोमन एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था धीरे धीरे। लेकिन अब 7th सेंचुरी एडी के आसपास में हुआ यूं कि ये जो बाइजेंटीन एम्पायर था उसने अपने एरिया को एक्सपेंड करना चाहा, अपने राज्य का विस्तार करना चाहा, अपने एम्पायर को एम्पायर एक्सपेंशन के लिए मतलब लड़ाइयाँ लड़ना स्टार्ट किया उन्होंने। बट हुआ क्या कि अरब्स ने, मतलब अरब्स जो थे वो झगड़ा में मतलब इन्हें असफलता मिली। कुल मिला के कहें तो बाइजेंटीन एम्पायर को असफलता मिली और अरब्स ने इजिप्ट पे कंट्रोल कर लिया। तो ये आपको इजिप्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। अब इस इजिप्ट पे जो कंट्रोल था अरब्स का, ये बहुत ही बड़ा एक गेम चेंजर था, आप एक तरह से कह सकते हो। तो मैं अभी आपको एक यूरोप के मैप में दिखाता हूँ उसको कैसे गेम चेंजर रहा, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप मैप देख रहे होगे, ये है हमारा इंडिया। यहाँ पे आप इंडिया देख रहे होगे, हालांकि ये भी मैप सही नहीं है। यहाँ पे जो सियाचिन ग्लेशियर और ये है वो मतलब चाइना में दिखाया गया है, जो कि क्लेम करते हैं वो लोग, बट है हमारा ही ट्रिब्यूटरी, मतलब सॉरी टेरिटरी है हमारा ही। तो ये मैप सही नहीं है, बट फिर भी इसको आप देख लो मतलब। तो अब हुआ क्या कि अगर मान लो कि यहाँ पे यूरोपियन कंट्री है, तो यूरोपियन कंट्री अगर इंडिया से ट्रेड करना चाहते हो तो एक तो वो लैंड रूट के थ्रू, यानी ये जो रूट है यहाँ से आ सकते हैं, लैंड रूट के थ्रू आ सकते हैं। तो उससे तो आ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इधर जो ये है वो
अरब्स का कंट्रोल आ चुका है यहाँ पे, तो अरब्स ने इस पे कंट्रोल कर लिया है, तो लैंड के थ्रू तो यहाँ तक पहुंच पाना उनके लिए मुश्किल ही है। दूसरा है कि वो सी रूट से आए, एक तो मैंने आपको लैंड रूट के बारे में बताया, दूसरा है कि वो सी रूट के थ्रू किसी तरह करके आए। तो सी रूट अगर हम देखें तो ये है मेडिटेरेनियन सी और ये है रेड सी यहाँ पे। तो ये जो ट्रेड होता था इनका, वो इन्हीं मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के थ्रू मतलब वो इंडिया पहुंचते थे ट्रेड करके, इंडिया में गुजरात या फिर कहीं भी जो भी वो पहुंचा करते थे वो लोग, यूरोपियंस की बात करें तो। बट अब यहाँ पे स्टोरी में ट्विस्ट क्या आया, ये जो इजिप्ट था, यहाँ पे जो आपको इजिप्ट दिख रहा है, यहाँ पे आप इजिप्ट देख रहे होगे, तो इस इजिप्ट पे कंट्रोल आया अरब्स का। और जब अरब्स ने इजिप्ट पे कंट्रोल किया तो जिसका भी इजिप्ट पे कंट्रोल, वो इस रेड सी और मेडिटेरेनियन सी वाले रूट को कंट्रोल करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें गुजरना तो यहीं से है। मतलब ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, अल्टीमेटली यूरोपियंस को गुजरना तो यहीं से, इसी पोर्शन से है। तो अगर मतलब जिनका भी इस इजिप्ट पे कंट्रोल होगा, यानी इस पोर्शन से उन्हें गुजरना है, इस वाले पोर्शन से, तो जिनका भी अरब इजिप्ट पे कंट्रोल होगा वो कंट्रोल करेगा इस ट्रेड रूट पे, ये जो रेड सी वाला ट्रेड रूट है। तो इजिप्ट पे कंट्रोल है अभी अरब्स का, तो वो कंट्रोल करेंगे। अब हुआ क्या कि इंडिया और यूरोप के बीच में जो डायरेक्ट कांटेक्ट था, मतलब डायरेक्ट तो इधर ही से मतलब वो लोग कांटेक्ट किया करते थे, इंडिया और यूरोप के बीच में कांटेक्ट था, तो ये जो डायरेक्ट कांटेक्ट था वो टूट गया, डिक्लाइन हो गया एक तरह से कह सकते हैं। और इंडिया और यूरोप में जो प्रीसियस स्टोन्स, स्पाइसेस, कैलिको, सिल्क का जो ट्रेड होता था वो मुश्किल हो गया। अब इसके मुश्किल हो जाने के कारण हुआ क्या कि मतलब अब इन्हें अरब इंटरमीडियरी से डील करना पड़ रहा है, तो वो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। बट अभी आते हैं फिर स्टोरी में। तो अभी तक तो फिर भी बाइजेंटीन अम्पायर मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ था, यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं तो बाइजेंटीन अम्पायर था, बट ये 1360 के आसपास में हम देख रहे हैं कि बस यहीं पे वो सिमट के रह गया है, मतलब इतना में ही सिमट के रह गया। तो आप यहाँ पे एक कॉन्स्टेंटिनोपल नाम देख रहे होगे, ये आपको एक यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल जगह था जहाँ पे मतलब आप समझ सकते हो ये इनका कैपिटल आप मान सकते हो बाइजेंटीन अम्पायर का। तो ये कॉन्स्टेंटिनोपल जो था वो जीतना बहुत ही मुश्किल था कॉन्स्टेंटिनोपल पे। ये कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो आज का इस्तांबुल है, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। बट अरब्स ने इस पे हमला करके, कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला करके 1453 में, यानी 1453 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला करके उसे जीत लिया अरब्स ने। अब यहाँ पे भी मतलब ये जो बाइजेंटीन अम्पायर था, कॉन्स्टेंटिनोपल पे हार के बाद वो पूरी तरह से खत्म हो गया, मतलब 1453 के बाद तो बाइजेंटीन अम्पायर खत्म ही हो गया। तो अब ये जो एरिया है इस पे कंट्रोल आ गया अरब्स का, यानी ओटोमन टर्क्स का। ओटोमन टर्क्स का कंट्रोल अब आ गया, तो अब लैंड रूट पे भी वो कंट्रोल कर रहे हैं प्लस सी रूट पे भी कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि गुजरना तो अल्टीमेटली इधर ही से है। तो सी रूट पे भी कंट्रोल कर रहे हैं और लैंड रूट पे भी कंट्रोल कर रहे हैं। अब इस तरह मतलब हुआ क्या कि इनमें जो था डायरेक्ट कांटेक्ट खत्म हो गया यूरोप और इंडिया के बीच में। तो अब इसलिए यूरोपियंस को गुड्स के लिए मतलब अरब इंटरमीडियरीज, अरब मुस्लिम इंटरमीडियरीज जो भी थे उनसे डील करना पड़ रहा था। तो अरब इंटरमीडियरीज जो थे वो बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस चार्ज किया करते थे, मतलब कोई भी ओरिएंटल गुड, ओरिएंटल गुड कहने का मतलब हुआ, ओरिएंटल गुड्स मतलब हुआ वैसा गुड्स जो ईस्ट से आता हो, ईस्टर्न कंट्री से आता हो, लाइक इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, चाइना हो गया। तो इन सभी से जो भी गुड्स आता था उन्हें ओरिएंटल गुड्स कहा जाता है। ओरिएंटल मतलब वही हुआ ईस्टर्न कंट्री। तो ओरिएंट से यानी इधर से जो आ रहा था, ईस्टर्न कंट्री से जो भी गुड्स आ रहा था वो अरब इंटरमीडियरी से डील करना पड़ रहा था इन यूरोपियंस को खरीदने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज किया करते थे। और इस तरह ये जो अरब इंटरमीडियरीज थे उन्होंने मतलब ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ रिवेन्यू भी अर्न कर लिया था इस तरह से। तो अब इस सरकमस्टांस में यूरोपियंस मतलब किसी डायरेक्ट सी रूट की तलाश में थे ताकि उन्हें इन इंटरमीडियरी से डील ना करना पड़े और चीज़ों को महंगे दाम पे खरीदना ना पड़े। तो अब इनका मेन मोटो तो यही है कि डायरेक्टली हमें किसी तरह डायरेक्ट सी रूट मिल जाए। तो अब बात करें अगर यहाँ पे, तो 15th सेंचुरी में यूरोप में रेनेसा की भावना बहुत ही ज़्यादा फैल रही थी, मतलब पनप रही थी। अब ये रेनेसा क्या है? रेनेसा मतलब है इस भावना का मतलब है कि हर चीज़ को क्वेश्चन करने की भावना, चीज़ों को एक्सप्लोर करने की भावना, नई नई चीज़ों का इन्वेंशन एंड डेवलपमेंट, लाइक आर्क एंड आर्किटेक्चर के फील्ड में डेवलपमेंट। तो इस तरह से रेनेसा की भावना फैल रही थी पूरे यूरोप में।
और ये यूरोपियंस जो थे वो शिप बिल्डिंग और नेविगेशन के फील्ड में भी बहुत तेजी से प्रगति कर रहे थे। तो इनका तो मतलब ये शिप बिल्डिंग इसलिए कर रहे थे ताकि वो डायरेक्ट सी रूट किसी तरह ढूंढ पाए, या फिर सी रूट के थ्रू ही मतलब जगह जगह पे जाके एक्सप्लोर कर सके। और इन सभी रीजन्स के कारण मतलब यूरोपियंस में समुद्री यात्रा या फिर सी वॉयज, यहाँ पे आप देख रहे होगे सी वॉयज, तो इसका मतलब अलग अलग जगह पे पहुंचने की मतलब ईगरनेस बढ़ रही थी। वो चाहते थे कि ईस्टर्न कंट्री लाइक इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, इधर हम पहुंच पाए किसी तरह, यानी ओरिएंटल सोर्स में हम किसी तरह पहुंच पाए, ताकि हमें इन अरब इंटरमीडियरी से डील ना करना पड़े और चीजों को महंगे दामों पे खरीदना ना पड़े। अब बात करें तो यूरोप में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से हो रहा था। लाइक कल्टीवेशन हो रहा था, यानी खेती के लिए लैंड एक्सपेंशन हो रहा था। इम्प्रूव प्लॉइंग टेक्निक्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे। प्लॉइंग मतलब होता है खेत जोतना, तो उसके टेक्निक्स को इम्प्रूव किया जा रहा था, मतलब उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा था ताकि इजिली मतलब तेजी से प्लॉ किया जाए खेतों को। फिर साइंटिफिक तरीके से क्रॉप मैनेजमेंट की जा रही थी, लाइक क्रॉप रोटेशन हो गया, ताकि मतलब इनका प्रोडक्शन बढ़े इन सभी चीज़ों में। और इनके इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल रहा था। तो यहाँ पे मीट सप्लाई अगर देखें तो सप्लाई ऑफ मीट भी बढ़ गया था। तो यानी यहाँ पे देखिए एक्सपेंशन ऑफ लैंड हो रहा था अंडर कल्टीवेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव प्लाइंग टेक्निक, फिर साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट हो रहा था लाइक क्रॉप रोटेशन। तो इनसे इनके इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा था। और इन्हें मतलब स्पाइसेस की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी, क्योंकि मीट का भी सप्लाई बढ़ गया था। तो मीट तो आप ऐसे खाओगे नहीं, तो उसके लिए आपको स्पाइसेस भी चाहिए। तो स्पाइसेस की भी मतलब इनका जो भी था वो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया था। और इस तरह हम अगर देखें तो स्पाइसेस आएंगे कहाँ से? स्पाइसेस मेनली ग्रो किए जाते हैं ईस्टर्न कंट्रीज में, लाइक इंडिया, इंडोनेशिया में। तो बात यह भी है कि यूरोप जो होता है वो साल के कुछ हिस्सों में यानी कुछ भागों में स्नो से ढका होता है, मतलब विंटर वहां पे चल रहा होता है। तो इसलिए उन्हें प्रिजर्वेटिव की भी जरूरत थी, मसाला भी चाहिए था। पर ये आ तो रहा है ओरिएंटल से, मतलब ओरिएंट सोर्स से, यानी ईस्टर्न कंट्री से आ रहा है, इंडिया इंडोनेशिया से। बट इंडिया इंडोनेशिया वाला जो ट्रेड रूट है मेडिटेरेनियन सी और रेड सी का जो भी ट्रेड रूट है, इस पे कंट्रोल अरब्स का है, जो कि इसलिए इन्हें अरब इंटरमीडियरी से डील करना पड़ रहा है। हाई चार्ज मतलब हाई प्राइस चार्ज करना पड़ रहा है इन्हें, हाई प्राइस पे चीज़ों को खरीदना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इनका वेल्थ तो इंक्रीज हो रहा था, यानी ये प्रॉस्पर हो रहे थे यूरोपियंस जो थे, पर मसालों और ओरिएंटल लग्जरी गुड जो भी थे इनकी कमी इन्हें बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। अब यहाँ पे हम बात करें तो दो पोर्ट था, मतलब बहुत पहले से ही काम कर रहा था, एक वेनाइस और एक जिनेवा। ये मैं आपको दिखाता हूँ मैप पे। यहाँ पे है वेनाइस और जिनेवा। तो ये देखो आप यहाँ पे अगर हम देखें बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा प्यारा भारत, ये हमारा इंडिया है। और यहाँ से अगर देखें तो ये रेड सी वाला इलाका हो गया और ये मेडिटेरेनियन सी वाला इलाका हो गया। अब यहाँ पे इटली में आपको एक जगह ब्लैक से वेनाइस दिख रहा है, वेनाइस है, और एक जो आपको ऑरेंज से यहाँ पे ऐसे दिख रहा है वो जिनेवा है। तो ये वेनाइस और जिनेवा जो पोर्ट थे, ये बहुत पहले से ही ओरिएंटल गुड्स के ट्रेड मतलब यहाँ पे हो रहा था, यानी ये यहीं से इनका मतलब ये जो था ये पोर्ट था, और यहाँ से वो ट्रेड किया करते थे इंडिया से, या फिर इंडिया इंडोनेशिया जो भी ओरिएंटल कंट्री जो भी है इनसे ट्रेड हो रहा था। और इस तरह से ये भी बहुत ज़्यादा समृद्ध हो चुका था, यानी वेनाइस और जिनेवा जो है वो प्रॉस्पर हो चुका था ओरिएंटल गुड के ट्रेड से। बट अब माइटी ओटोमन टर्क्स मतलब यहाँ पे राज कर रहे थे, इस इजिप्ट पे कंट्रोल आ चुका था इनका, यानी ये जो ट्रेड रूट था रेड सी और इसका मेडिटेरेनियन सी वाला, इस पे कंट्रोल आ चुका था ओटोमन टर्क्स का। तो इसलिए अब वो मतलब इनके सामने तो बहुत छोटे ही थे, वेनाइस और जिनेवा की बात करें तो ओटोमन टर्क्स के सामने तो बहुत ही छोटा है। तो वो अकेले एक्सप्लोरेशन में भाग नहीं लेना चाहते थे। तो अब इनने किया क्या, इनने यानी नॉर्थ यूरोप के जो भी कंट्रीज वगैरह हो गए, मतलब नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पे जो हैं, ये नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज जो भी हैं, इनने मतलब पोर्टुगल और स्पेन को सहायता प्रदान करने के लिए ये लोग तैयार हो गए कि ठीक है आप एक्सप्लोरेशन करो, आप एक्सप्लोरेशन पे जाओ, डायरेक्ट सी रूट ढूंढो, मैं आपको हेल्प करूंगा। क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेड हो रहा था पहले से ही, तो इन्हें शिप बिल्डिंग टेक्निक्स बहुत ही अच्छे से आता था। तो ये मतलब बोले कि मैं आपको मनी के तौर पे सहायता कर सकता हूँ, मेन भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, और मैं आपको सिप और टेक्निकल नॉलेज भी प्रोवाइड कर सकता हूँ ताकि आप अच्छे से अच्छा सिप बना सको।
और इस तरह से आप किसी तरह मतलब ओरिएंटल सोर तक पहुंचो, मैं आपको इस तरह से सहायता करूंगा। तो ये बात हो गई वेनाइस और जिनेवा की, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉस्पर हो चुके थे। अब यहाँ पे हम बात करें तो एक क्रिस्टेंडम रेजिस्टेंस टू इस्लाम भी मतलब ये पनप रहा था। अब ये है क्या, ये एक तरह से आप समझ सकते हो इस्लाम और क्रिश्चियन के बीच वार है। अब मतलब क्रिश्चियनिटी, ये जो पोर्टुगल था वो इस क्रिस्टेंडम रेजिस्टेंस था इसका लीडरशिप ले रहा था, मतलब वो इसके लीडरशिप में था। हालांकि स्पेन भी कुछ हद तक मतलब आगे बढ़ के आया, बट पोर्टुगल जो था वो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था इसमें। तो ये जो थे मतलब इन कंट्रीज का कहना था कि वो क्रिश्चियनिटी को फैलाएं अलग अलग जगह पे जाके, और इस्लामिक कंट्रीज जो भी अरब थे उनका मानना था कि वो इस्लाम को फैलाएं। तो इस तरह की भावना भी मतलब फैल रही थी। थोड़ा बहुत लीडरशिप स्पेन ने भी लिया, बट पोर्टुगल बढ़ चढ़कर सामने आया इस रेजिस्टेंस में। तो अब मतलब इसको अब रोकेंगे कैसे, ये जो रेजिस्टेंस है मतलब किसी तरह रोकना हो, प्लस हमें ट्रेड भी तो करना है। यूरोपियंस ने सोचा कि हमें ट्रेड भी करना है तो हमें डायरेक्ट सी रूट चाहिए। तो अब इन सब चीजों के लिए यहाँ पे पोर्टुगल के एक प्रिंस थे जिनका नाम था प्रिंस हेनरी। तो यहाँ पे बात करें तो प्रिंस हेनरी पोर्टुगल के थे जिनका नाम था मतलब प्रिंस हेनरी। और इनका एक ऑब्सेशन था। इनका ऑब्सेशन क्या था, इनका ऑब्सेशन था यानी जुनून था कि वो किसी तरह इंडिया का सी रूट डिस्कवर करे और इंडिया तक पहुंचे। मतलब इंडिया का जो भी सी रूट हो, ओशियन रूट हो, वो डिस्कवर करे और इंडिया तक पहुंचे किसी तरह। अब इनके इस ऑब्सेशन के लिए इन्हें नेविगेटर का निकनेम भी दिया जाता है। मतलब ये एक्सप्लोरेशन में बहुत ही ज्यादा मतलब इनका जुनून था कि वो एक्सप्लोरेशन में भाग ले, पार्टिसिपेट करे। तो अब ये जो थे मतलब ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी वाले रूट पे तो अरब्स का कंट्रोल था, तो ये चाहते थे किसी ऐसे सी रूट की खोज करे जो यूरोप को इंडिया से कनेक्ट कर दे और इस मेडिटेरेनियन सी वाले रास्ते से हमें होकर गुजरना ना पड़े। तो उस टाइम पे जो पोप निकोलस फाइव थे, मतलब पोप निकोलस फाइव, इनको आप रिलीजियस हेड मान सकते हो, मतलब रिलीजियस हेड ही थे वैसे। तो इन पोप निकोलस फाइव ने 1454 में यानी 1454 ईस्वी में प्रिंस हेनरी को एक बुल प्रोवाइड किया। बुल मतलब एक इनफॉर्मल राइट प्रोवाइड किया। अब इस इनफॉर्मल राइट में था कि आप मतलब किसी तरह ओरिएंट यानी ईस्टर्न कंट्रीज के शोर पे पहुंचो और उसका रास्ता ढूंढिए। मोर स्पेसिफिकली अगर बात करें तो आप इंडिया तक का रास्ता ढूंढिए, ताकि वहां पहुंचकर हम क्रिश्चियन फेथ जो भी है उसको स्प्रेड कर सके और इस इस्लामिक इन्फ्लुएंस को रोक सके, इससे लड़ सके। तो इनने पोप निकोलस फाइव ने प्रिंस हेनरी को एक बुल प्रोवाइड किया यानी इनफॉर्मल राइट प्रोवाइड किया, जो कि राइट टू नेविगेट था। कहाँ पे, सी टू द डिस्टेंट सोर्स ऑफ ओरिएंट, मतलब ओरिएंट के डिस्टेंट सोर्स पे पहुंचे और क्रिश्चियन फेथ जो है उसे फैलाने में हेल्प करे। बट ये जो प्रिंस हेनरी थे, इससे पहले कि वो अपना सपना पूरा कर पाते, इससे पहले उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु 13 नवंबर 1460 ईस्वी में हो गई। तो इस तरह से इनका सपना अधूरा ही हो रह गया। तो अब अगर हम बात करें तो लैंड रूट पे भी अरब्स का कंट्रोल है, सी रूट पे भी अरब्स का कंट्रोल है, लेकिन अब इन्हें रास्ता तो ढूंढना ही है। तो अब किसी तरह मतलब पोप निकोलस फाइव ने परमिशन तो दिया, बट ये कर नहीं पाए। तो आप एक तरह से समझ सकते हो पोप निकोलस फाइव पॉलिटिकल हेड होंगे, ये आप समझ सकते हो। और प्रिंस हेनरी की मौत हो गई। उसके बाद कई सालों तक मतलब कुछ जो भी किंग्स वगैरह वहां पे आए, उन्हें उतना मतलब नहीं था कि किसी तरह हम ढूंढे या ना ढूंढे। बट फिर बात हुई, मतलब बात 1497 की है, जब ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस हुआ। अब इस ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस में क्या था, इस ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस में था कि जो भी नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड हैं उन्हें दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू, मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू। अब ये लाइन पास कर रहा था अटलांटिक से, जो कि लगभग केप वर्डे आइलैंड से 1300 मील दूर था। तो मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पे मैप, सॉरी यूरोप का मैप, तो यहाँ पे कहीं केप ऑफ वर्डे है और यहाँ से 1300 मील दूर लगभग इधर कहीं से एक लाइन क्रॉस किया गया। अब ये जो लाइन था इसका ईस्टर्न पार्ट, मतलब इसके ईस्ट में जो भी आएगा उस पे मतलब यहाँ पे पोर्टुगल जो होगा वो क्लेम करेगा, वो एक्सप्लोर करेगा, एक्सप्लोरेशन पोर्टुगल करेगा। और इसके वेस्ट में जो भी कंट्री आएगा उन सभी कंट्रीज पे एक्सप्लोरेशन स्पेन करेगा। मतलब यहाँ पे स्पेन आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे पोर्टुगल है।
तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ टोरडेसिलस में यही था, ये जो था एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अटलांटिक ओशियन से पास हो रहा है और केप वर्डे से लगभग 1300 मील दूर है। तो इसके ईस्ट में जो भी एक्सप्लोरेशन होगा वो पोर्टुगल करेगा और इसके वेस्ट में जो भी एक्सप्लोरेशन होगा वो स्पेन करेगा। तो ये था ट्रीटी ऑफ टोरडेसिलस। अब ट्रीटी ऑफ टोरडेसिलस में मतलब ये तो अब हम समझ गए, हम समझ चुके हैं। तो इस ट्रीटी के अनुसार जो भी था वो मतलब इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया गया। तो अब जाहिर सी बात है कि पोर्टुगल अगर ईस्ट का एक्सप्लोरेशन करेगा, यानी मैं एक बार फिर से आपको मैप दिखाता हूं। तो अगर ईस्ट का एक्सप्लोरेशन पोर्टुगल के हाथ में गया तो जाहिर सी बात है कि पोर्टुगल का सी रूट डिस्कवर करना भी मतलब उसके जिम्मेदारी ही होगी, पोर्टुगल की ही जिम्मेदारी होगी कि इंडिया तक वो किसी तरह पहुंच सके। तो ये जिम्मेदारी पोर्टुगल के पास पहुंची। अब यहाँ पे बात करें तो इससे पहले भी यानी 1497 से पहले भी किसी ने ट्राई किया था कि वो किसी तरह मतलब पहुंच पाए। कहाँ पे? हाँ, तो अब आते हैं। तो 1487 में यानी 1497 से पहले 1487 में एक बार्थोलोम्यू डाइस नाम के एक पोर्तुगीज नेविगेटर थे जिन्होंने मतलब पहली बार सक्सेसफुल एक्सपेडिशन में केप ऑफ गुड होप तक पहुंच मतलब पाए थे। अब ये केप ऑफ गुड होप है कहाँ? केप ऑफ गुड होप है अफ्रीका के साउदर्न पार्ट में। तो इसका मैप अगर देखें तो ये है, यानी यहां से वो चलकर बार्थोलोम्यू डाइस केप ऑफ गुड होप तक यहां तक पहुंचे और यहां से भी आगे किसी ईस्टर्न पार्ट तक में मतलब अफ्रीका के किसी ईस्टर्न पार्ट तक वो पहुंच चुके थे। बट इसका हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है, लेकिन हमें इसका एग्जैक्ट लोकेशन पता है कि केप ऑफ गुड होप तक तो वो पहुंचे ही थे, उसके बाद फिर यहां से भी कहीं ईस्टर्न पार्ट तक पहुंच चुके थे। तो यहां तक वो पहुंच चुके थे, यानी 1487 में ये जो थे बार्थोलोम्यू डाइस वो केप ऑफ गुड होप तक पहुंच मतलब किसी तरह पहुंच चुके थे और इनने ऐसा क्लेम किया कि उन्होंने इंडिया तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया है, ऐसा उन्होंने क्लेम किया। तो मतलब उनने बताया कि वो केप ऑफ गुड होप क्रॉस करके इंडिया तक कैसे पहुंचे, वो रास्ता इन्होंने ढूंढ लिया है, पर ये इंडिया पहुंचने में सक्सेसफुल नहीं हुए थे। तो ये बात आप ध्यान रखें, मतलब 1487 में बार्थोलोम्यू डाइस जो थे उन्होंने एक्सप्लोरेशन में केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा और उसके बाद वो ईस्टर्न कोस्ट तक कहीं तक जाके पहुंच पाए थे, जिसका एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता नहीं है, पर वो इंडिया तक नहीं पहुंच पाए। मगर पहली बार इंडिया में जो पोर्टुगीज शिप पहुंचा वो 1498 में पहुंचा, मई 1498 में। अब ये जो था लगभग मतलब यात्रा जो स्टार्ट हुआ था वो 1497 में शुरू हुआ था और लगभग 11 महीना इन्हें समय लगा यहाँ तक पहुंचने में। और इसके अंडर मतलब वास्को ड गामा के अंदर यहाँ पे 3 शिप्स जो थी वो इंडिया तक पहुंचा। तो शिप मतलब वहां से सी रूट डिस्कवर करने की टोटल स्टोरी यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें एक बार, तो पहले तो वो जो इजिप्ट पे कंट्रोल था वो रोमन का कंट्रोल था, तो वहां से मेडिटेरेनियन सी और रेड सी वाले ट्रेड रूट में मतलब उनका कंट्रोल था, तो ट्रेड किया करते थे। बट जब इजिप्ट पे यहाँ पे अगर अरब्स का कंट्रोल आया, उसके बाद फिर ये रेड सी वाले रूट पे कंट्रोल अरब्स का हो गया, जिसके कारण ये अरब इंटरमीडियरीज थे वो यूरोपियन कंट्री को बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस चार्ज कर रहे थे किसी भी ओरिएंटल गुड्स के लिए। तो अब इनने नया रास्ता ढूंढना चाहा। क्यों? क्योंकि एक तरह से मतलब डायरेक्ट रास्ता ढूंढना चाहा इंडिया तक के लिए, ताकि उन्हें एक तो इन अरब इंटरमीडियरी से डील ना करना पड़े, प्लस ये जो क्रिश्चियनिटी फेथ है मतलब क्रिश्चियन फेथ है उसे वो किसी तरह दूर देश तक फैला सके। तो ये स्टोरी थी। और 1487 में बार्थोलोम्यू डाइस ने मतलब ट्राई किया, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए इंडिया तक पहुंचने में। जो फर्स्ट 3 शिप्स का मतलब जो ये आया था वो वास्को ड गामा के अंदर आया और वो 1498 मतलब मई 1498 में पहुंचा। तो ये स्टोरी था। आई होप आपको मतलब वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा समझ में आया होगा, जो भी इससे रिलेटेड मतलब कुछ आपके डाउट्स होंगे तो वो क्लियर हुआ होगा। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा मतलब कुछ जानकारी अगर आपको इससे मिली तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या गलती रही या फिर क्या मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो भी है वो ज़रूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।